देखो सर, हम उलझ कर रह जाते हैं शेयर प्राइस के बढ़ने पर। दूसरा पहलू नहीं देखते कितनी सेल कर रही है, कितने उसके अंदर FIDIs निकल कर जा रहे हैं, कौन अपनी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को निकाल कर जा रहा है और पब्लिक पर वो जाती जा रही है। फिर भी हम नहीं देखते वो जो अच्छा करेगा शेयर बाजार में। हो सकता है वो एक ही लेवल पर घूम रहा हो या नीचे आ रहा हो, पर जो अच्छा करता जा रहा है वो कभी भी एक लेवल पर रहता नहीं, तो उसके दिन मुझे ये नहीं पता कि ये शेयर ऊपर जाएगा, मुझे ये नहीं पता कि ये शेयर नीचे जाएगा। मैं इसकी फंडामेंटल चेक कर दूंगा, हर चीज़ आपको बता दूंगा जो आपको समझनी होती है। वहाँ से आपको माइंड लगाना है कि किस तरीके से हम उस चुंगल से बाहर निकल जाएं जहाँ हमारे अंदर एक लालच की भावना पड़ जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कामधेनु वेंचर कामो पेंट के बारे में। इसके ऊपर मेरी ये तीसरी वीडियो है। एक मैंने 9 महीने पहले बनाई थी, वहाँ चीज़ों को समझाया था। फिर उसके बाद अब से 5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि इतने का शेयर इतने पर है। वहाँ भी वो चीज़ें समझाई थी जो हमको गलती नहीं करनी थी। आज भी वही चीज़ें समझाऊंगा कि हमें क्या समझकर आगे बढ़ना है। मेरी कोई सी वीडियो आप उठाकर देखना सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बचने की उम्मीदें, खुद को बचाने की उम्मीदों पर ही वीडियो बनती है ना। वरना इतने ऊंचे ऊंचे शेयर चले जाते हैं, बाद में 4-4 रुपये मिलते हैं। क्या मकसद है ये? देखो सर, हम उलझ कर रह जाते हैं शेयर प्राइस के बढ़ने पर। दूसरा पहलू नहीं देखते कितनी सेल कर रही है, कितने उसके अंदर FIDIs निकल कर जा रहे हैं, कौन अपनी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को निकाल कर जा रहा है और पब्लिक पर वो जाती जा रही है। फिर भी हम नहीं देखते वो, क्योंकि हम सोच पर शेयर बाजार करते हैं। थिंक, हमने सोचा ये बहुत अच्छा भाग रहा है, ये करो जी, इसमें कर दो इन्वेस्टमेंट। तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि अगर आप खुद को बचाने की स्थिति के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे आज हम। वैसे टेलीकॉम उपकरण, टेलीकॉम नेटवर्क उपकरण जो कंपनियां बनाती हैं, चलो मैं नाम बता दूं उसका पहले, HFCL है और कई कंपनियां हैं, सर्च कर लेना। पर मुख्यतः HFCL के ऊपर हमारा उस दिन से इसके अंदर विशेषता है जब से ये एक सरकार ने कहा था कि टेलीकॉम उपकरण जो स्वदेशी बनेंगे उसका रास्ता हम देख रहे हैं निर्यात करने के लिए, यानी देश से बाहर जाएंगे। जो टेलीकॉम कंपनी हमारे टेलीकॉम उपकरण वाली कंपनियां जो हैं, जो चीज़ें जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गया, रूटर हो गया, वाईफाई हो गया, ऐसे सिग्नल हो गए, बहुत सारी चीज़ें के ऊपर जो कंपनियां नेटवर्क बनाती है, इस तरीके के उपकरण बनाती है, वो हम बाहर भी बेचा करेंगे, निर्यात ज़्यादा करेंगे। कम से कम 3 साल पुरानी बात है ये। इससे क्या देख लिया था? इससे हमने उस वक्त HFCL को महारत हासिल देख लिया था और फिर 4G 5G चीज़ें समझती गई, चीज़ें अच्छी लगती गई और वहाँ से HFCL आज कहाँ खड़ा है आप खुद देख सकते हैं। आज की HFCL की तेज़ी बताऊंगा किस कारण से आई, कोई बताएगा नहीं, पर मैं समझाऊंगा आपको इसको विशेष तरीके से। देखो सर, HFCL सारा काम अच्छा कर रही है। आज की न्यूज़ बहुत गहराई से समझ लेना, ये सिर्फ HFCL के लिए नहीं बल्कि उन टेलीकॉम उपकरण जो बनाती है उनके लिए भी होगी। बहुत बेस्ट न्यूज़ बताऊंगा कि इससे आगे फ़ायदा क्या है। कल मैंने आपके लिए मोरपेन लैब तो अलग बता दिया, चलो सुजलॉन आइनॉक्स विंड को, जहां सुजलॉन 5% चढ़ा कल और 6% बढ़ गया आइनॉक्स विंड, तुलना कर दी थी मैंने उसकी। और CERC की जो चीज़ें थी, जो समय बढ़ाने के लिए चार्ज दो और अपने समय बढ़ाते रहो प्रति मेगावाट के प्रतिदिन के हिसाब से, बहुत अलग तरीके से समझाया था कि मैंने कहा ये कौन से लोग हैं जो इस न्यूज़ से तेज़ी ले आए। क्या कहा था? कोई तेज़ी वाली चीज़ नहीं है ये वैसी चीज़ ही नहीं है, क्योंकि अगर तेज़ी वाली चीज़ है तो फिर वो कंपनी वैसे ही अच्छा वर्क कर रही है। भैया सुजलॉन अपनी इतनी बड़ी बड़ी सेल जो कर रहा है तो वहाँ तेज़ी आ जानी चाहिए 4-5 दिन की, वहाँ तो 1 दिन की भी तेज़ी नहीं आती। उस न्यूज़ से तेज़ी आ गई जो समझना ही मुश्किल था, पर मैंने आपको समझा दिया था। आज क्या हुआ? हो गया ना रेड। तो हम जब समझेंगे नहीं तब तक के आगे हमें चलने का मौका कैसे मिलेगा? बिना समझे अगर लोग आगे बढ़े तो टेंशन आ जाएगी।
नीति आयोग का कहना है कि भारत के दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण क्षेत्र को तत्काल नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। तत्काल नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। ये क्षेत्र जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी 2 गुना कर सकती है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। नीति आयोग एक रिपोर्ट बनाती है। देखो सर, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी। यानी उनकी सरकार में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ये नीति आयोग करता क्या है? देखो सर, नीति आयोग देश के अंदर मुद्दे को समझता है, सामाजिक हो या आर्थिक हो, उनकी एक रिपोर्ट बनाता है और वो देखता है कि इससे आगे जाकर क्या हो सकता है। तो थिंक टैंक यानी सोचने का एक ऐसा विचार समझ सकते हैं जो अच्छी तरीके से रिपोर्ट बनाकर, सोच समझ के, देख दाख कर रिपोर्ट बनाकर सरकार को बताए कि भैया यहाँ ये कर दो तो अच्छा हो जाएगा। समझ रहे कितनी बड़ी चीज़ है ये? तो ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई किसके ऊपर? जो उपकरण होते हैं, यानी कि दूरसंचार नेटवर्क उपकरण। अब इससे आप समझो कि वो कंपनी जो भारत के अंदर जो भी हमारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं या नेटवर्क भेजे जा रहे हैं या ऑप्टिकल फाइबर की तारें बिछकर उसमें नेटवर्क चल रहा है या राउटर हो गया, या वो सारी चीज़ जो नेटवर्क से संबंधित होती है, उसके ऊपर उसने एक चीज़ देखी, भैया ये तो बढ़ते ही जा रहा है। हर हाथ में मोबाइल है ना, हर देश में मोबाइल है ना। तो क्या है कि उसने ये देखा कि हम अगर अच्छे तरीके से उपकरणों को बनाएं और बाहर भेजें तो ये जीडीपी में हमारी एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब आप समझो ये न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। भारत के दूरसंचार नेटवर्क उपकरण क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं, लेकिन आयात पर भारी निर्भरता अभी भी है, विशेष रूप से चीन से अभी भी हम 80% तक का चीज़ें निर्यात करते हैं। ये 80 अगर 50% हो गया ना तो यहाँ की कंपनियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, जब 20% में बल्ले बल्ले हो रही है। सोच कर चलो। घरेलू विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन की आवश्यकता को उजागर करती है। कि सरकार से कह रही है इस तरफ ध्यान दो, ये जो यहाँ की कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन दो। PLI स्कीम जैसी होती है ना, उसको चीज़ों को साथ करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे ताकि चीन से निर्भरता कम हो जाए, हम अपने उत्पादों को यहाँ पर लगाएं और निर्यात करके अच्छा योगदान कर सकें। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ये क्षेत्र राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 के सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे जीडीपी में इसका योगदान 2 गुना हो सकता है। 2030 तक $1 ट्रिलियन का निर्यात हासिल किया जा सकता है। निर्यात पर बात हो रही है, यानी कि यहाँ की कंपनियां बनाएं और बाहर भेजें। हालांकि बड़े व्यापार असंतुलन लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में कहा गया कि 4G, 5G एंटेना और सिग्नल प्रोसेसर सहित महत्वपूर्ण घटकों के आयात का 80% से अधिक हिस्सा चीन से आता है। तो हमें इसे बंद करना पड़ेगा, यानी बंद तो कर नहीं सकते, कम करेंगे, फिर धीरे धीरे बंद करेंगे। वैश्विक स्तर पर दूरसंचार उपकरण बाजार वित्त वर्ष 2023 में लगभग $498 अरब से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक $714 अरब होने की उम्मीद है, जो भारतीय निर्माताओं के लिए निर्यात के पर्याप्त अवसर दर्शाता। भारतीय निर्माता यानी कि यहाँ की कंपनियाँ जो इस पर वर्क करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 5G सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें, इसको आप समझ लेना, ये सारी बढ़ोतरी की चीज़ें दिखाई गई हैं इसके अंदर। और नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता है कि भैया इनको जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंपनी करा सकती है, सरकार करा सकती है या स्कीम देकर, या जो भी सारी चीज़ें, इनको वो सारी सुविधा दी जा सके। तो ये HFCL और इस तरह की कंपनियों के लिए बेस्ट है। और मैं आपको बताऊँ HFCL, देखो सर, ये सारी चीज़ें वर्क करता है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो अगर टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्ट्स को भारत में बनाकर विदेशों में पहले से ही बेच रही है, कौन? HFCL। तो ये नीति आयोग की जो चीज़ें हैं उसके चीज़ों के साथ तो हमें देखने को पहले से ही मिल रहा है
कि जो HFCL है इस ओर ज़्यादा वर्क कर रहा है। समझिए, तो कितनी छोटी सी न्यूज़, कितनी अच्छी न्यूज़ जो हमें फ्यूचर दिखा रही है। कुछ कंपनियों का जो जब बढ़ोतरी होगी, और नीति आयोग तो ऐसी रिपोर्ट बनाएगा नहीं। उस वक्त भी मैंने आपको अलग तरीके से बताया था जब सरकार ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। तो हम घुमलसते हैं चीज़ों की तरफ। एक वीडियो बनाई थी मैंने 9 महीने पहले कामधेनु कामो पैंट के ऊपर, दूसरी बनाई थी उसके 5 महीने बाद। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर को क्या लिखा है, सर मेरे पास कामो पैंट के शेयर हैं, 25 की बाइंग है और अब वो 4.5 पर ट्रेड कर रहा है, क्या ये रिकवर कर पाएगा? प्लीज़ एक वीडियो बनाए। तो सर मुझे ये नहीं पता कि ये शेयर ऊपर जाएगा, मुझे ये नहीं पता कि ये शेयर नीचे जाएगा। मैं इसकी फंडामेंटल चेक कर दूंगा, हर चीज़ आपको बता दूंगा जो आपको समझनी होती है। वहाँ से आपको माइंड लगाना है कि किस तरीके से हम उस चुंगल से बाहर निकल जाएं जहाँ हमारे अंदर एक लालच की भावना पड़ जाती है। जो अच्छा करेगा शेयर बाज़ार में, हो सकता है वो एक ही लेवल पर घूम रहा हो या नीचे आ रहा हो, पर जो अच्छा करता जा रहा है वो कभी भी एक लेवल पर रहता नहीं, तो उसके दिन सुधर जाते हैं। पर जो कंपनी बेकार कर रही है, वो जितना अच्छा दिख रही है, वो एक दिन आपको घुमा देगी। तो ये दोनों चीज़ आपके अंदर है कि आप उसको देख किस तरीके से रख सकते हैं। समझ रहे? सबसे पहली चीज़ तो आपको यही देखनी है कि अगर कंपनी को डीमर्जर हुआ, यानी कि जो कामधेनु लिमिटेड है, उसके अंदर से कामधेनु वेंचर यानी कामो पैंट अलग कर दिया, यानी कि एक कंपनी स्टील का वर्क कर रही थी, उसी के साथ कामधेनु जो पैंट का वर्क कर रही थी वो भी उसमें बिजनेस में था। कंपनी ने सोचा कि भैया इसका डीमर्जर किया जाए और डीमर्जर के साथ साथ कामो पैंट को अलग कर दिया जाए। समझ रहे? इतनी सी इसकी कहानी है, उसको शुरुआत से समझकर चलेंगे, क्योंकि इसके तहत कंपनी ये बता रही थी कि हम अपने पैंट के बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे, हम अलग कर देंगे तो हमारा दिमाग अलग अलग जाए। जैसे वेदांता ने चीज़ों को अलग अलग किया, पर वेदांता अलग लेवल की कंपनी, आपको छोटी लेवल की कंपनी इस तरीके से कर रही है तो फिर उसको तो हम बहुत ज़्यादा, हमें उसका बिजनेस देखना पड़ेगा ना कि कितना बिजनेस फैल रहा है। सितंबर 2022 में NCLT की तरफ डीमर्जर के लिए ये चीज़ें की गई। उसके बाद अगर हम देखें जनवरी 2023 में कामधेनु पैंट को अलग से लिस्ट कर दिया गया, और यहाँ से ये चीज़ें देखने को मिली कि कहीं ना कहीं चीज़ें बेस्ट निवेशकों को लग रही थी, क्योंकि शेयर उसके बाद भी दौड़ रहा था। एक जिसके पास कामधेनु लिमिटेड के 1 शेयर होंगे उसको अलग से 1 शेयर कामो पैंट का दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इनका यही मतलब मकसद था कि इसको अच्छा बिजनेस बनाया जा सके, ये आप समझकर चल सकते हैं। देखो तो जून 2024 में कामो पैंट का, केमो जो भी बयान जो भी आपको समझ में आ रहा है, कामो पैंट का स्प्लिट हुआ, 1 पर 5 शेयर दिए, और जिस वक्त कंपनी ने 13 जून 2024 को इसकी क्लोजिंग प्राइस जो थी लगभग 205 रुपये थी, यानी कि डीमर्जर के बाद ये शेयर भागा। जब ये भाग रहा था, कुछ लोग इसके फंडामेंटल को चेक नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अंधाधुंध देख रहे थे शेयर भाग रहा है। ऐसे शेयर ने 205 की हाई लगा दी है। वहाँ पर क्या हुआ, कंपनी क्या लाई, स्प्लिट लाई, यानी कि 1 पर 5 शेयर दे दिए। जब ये स्प्लिट हुआ तो कंपनी की लिस्टिंग 41, 42, 43, मान लो 41 रुपये में हो गई, और अगर आप 5 से 40 की गुणा करेंगे 200 वही बैठ रहा है, 205 है ना, 41 से लेकर 205 बैठ रहा है, तो यानी कि 205 का शेयर 41 पर लिस्ट हुआ। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी ने फिर से एक हाई लगाया जो 55 से 58 रुपये का था, जो सितंबर 2024 में इसने लगा दिया। यानी कि अब ये कंपनी का शेयर अगर आज हमें चलो मान लो 5 रुपये में दिख रहा है, और 5 में ये स्प्लिट हुआ था, यानी कि 1 पे 5 मिला, 25, अभी भी शेयर कंपनी का 25 रुपये करीब है। समझ रहे? ये 5 रुपये का शेयर भी अगर 25 रुपये करीब, क्योंकि ये स्प्लिट भी हुआ था। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए। तो मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, किसी भी कंपनी के अंदर स्प्लिट होना, बोनस होना इस बात की गवाही नहीं है कि वो इसके बाद भी आपको कमा कर दे देगी। और ख़ासकर 90% छोटी कंपनियों में स्प्लिट बोनस होना, यानी कि आपको अपनी बुद्धि को बड़ा तेज करना,
वो कैसे होगा? जब आप देखेंगे कि क्या एफआईज इतने सारे थे, क्या वो और बढ़ रहे हैं या वो निकल रहे हैं, वो आप देखो। दूसरा उसकी सेल देखो, दूसरा उसके हर एक विधियाँ देखो जिससे आपको लगे नई कंपनी मजबूत है, नई कंपनी बेकार है। दोनों चीज़ आपको दिख जाएगी। तो ये समझ लो कि कंपनी स्प्लिट से पहले काफ़ी ऊपर, स्प्लिट के बाद फिर इस शेयर के अंदर धीरे धीरे गिरावट, 55 रुपये से धीरे धीरे गिरावट, और हर मोड़ पर इसके अंदर पब्लिक जा रही होगी क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये शेयर तो बहुत ऊपर था। तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा स्प्लिट और बोनस को भी समझ कर चलना पड़ेगा। मार्केट कैप मात्र 144 करोड़ की। अब 144 करोड़ की मार्केट कैप को आप 200 का फिर देख लें तो ये तो आंख में पट्टी जैसा हो गया हमारे, कि किसी ने आंख में पट्टी बांध दी हमारे। करंट प्राइस 4 रुपये 38 पैसे का, हाई 10 रुपये 80 पैसे का है। एक साल में कंपनी का हाई 10 रुपये 80 पैसे का है और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 50-100 पे कब जाएगा। 3 रुपये 55 पैसे का कंपनी का लो है। और यहाँ देखो कितनी लिस्ट है जो अच्छी अच्छी कंपनी है, उसमें ये 8वें नंबर पर आ रहा है जो लिस्ट में है, और जिसका मार्केट कैप मात्र 144 का है, करोड़ का है, और 4 रुपये करीब कंपनी का शेयर है। जून 2023 में जब ये डीमर्जर की स्थितियों के साथ अलग हुए थे उस वक्त, तो उस वक्त भी कंपनी की सेल 61, 65 करोड़, 79 करोड़, 85 करोड़, और हर चीज़ में कंपनी ने प्रॉफिट दिया। इतनी कम सेल पर जो लगातार बढ़ रही थी, वहाँ से एक उम्मीद जागी जो इसके शेयर को ऊपर लेकर गई। समझ रहे? तो ये देखो, तो काफ़ी कम सेल है। अब जब जैसे ही इसके अंदर स्प्लिट हुए, चीज़ें अलग अलग हुई, तो कंपनी की जो सेल है 56 करोड़, फिर 63 करोड़, फिर 75 करोड़, फिर कंपनी की सेल अगर हम देखें तो तीनों क्वार्टर में सबसे नीचे जो 46 करोड़ की आ गई है। और अब कंपनी ने जो पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था, -4 करोड़ 41 लाख का लॉस कर रही है। ये वही कंपनी है जो हाई को छूकर स्प्लिट करके चीज़ें आपके सामने हुई। मुझे इतना दिमाग नहीं चीज़ों में लगाना। सितंबर 2023 में अगर जिस वक्त ये चीज़ें हुई थी उस वक्त देखें तो कंपनी के अंदर पब्लिक 34.49% थी और एफआईज 15.19% थे, प्रमोटर 50.33% थे। और देखने को आपको ये मिल रहा है कि प्रमोटर के अंदर ना बहुत छोटी होल्डिंग बहुत सारी है। और दूसरा, दिसंबर 2023 में अगर हम देखें तो 32.85% एक बार पब्लिक कम हुई और वो पब्लिक की हिस्सेदारी गई थी एफआईज के पास। पर उसके बाद एफआईज ने ऐसा दिमाग चकराया, सारी होल्डिंग पब्लिक को पकड़ा कर चलेगी क्योंकि प्रमोटर तो झुके तू हैं। जहां 34.49% पब्लिक थी, वो 43.61% पब्लिक 3 क्वार्टर में हो गई है। अब भी अगर देखें जून 2026 में 52.54% तो प्रमोटर हो गए। इसके अंदर से एफआईज शून्य हो गए हैं, निकल गए हैं, और वो सारा माल पकड़ा कर गए हैं पब्लिक को, जो 47.45% की हो गई है, और मात्र 0.01% डीआईज है। क्या दृश्य देखने को मिला कि जहां हम सोच रहे थे कंपनी अपने बिजनेस को अलग करके पेंट में बहुत चमत्कार कर देगी, वहीं चमत्कार हमारे साथ धोखे बन गए और कहीं ना कहीं होल्डिंग पब्लिक की ज़्यादा बढ़ गई। तो स्प्लिट बोनस को भी देख लें, उसके साथ साथ ये जो फंडामेंटल होता है ना, इसका भी जायज़ा कर लें। और कैसे आप देख सकते हैं कि इतनी कम सेल पर 200, 400, 500 कंपनी का शेयर हो, कैसे हम सोच सकते हैं? बहुत कंपनी में ऐसा हुआ है जो कंपनी कुछ कम करके उसके शेयर बुलंदी पर गए, और जब कुछ कम करके उसके शेयर बुलंदी पर गए वहीं पर कंपनी स्प्लिट लाई है। बहुत छोटी छोटी कंपनी, चेक कर लेना, मैं बता चुका हूँ उन कंपनियों के बारे में। और वहाँ से अब शेयर ऐसे डोल रहे हैं, अरे इसने तो ये बताया था ये 10 में काम करेगी, इसने तो ये बताया था इसमें तो ये वो काम करेगी, इसने तो अपना विस्तार ऐसे बताया था। ये सब छोटी कंपनियों में रह जाते हैं। इसलिए क्या करना है, माइंड जो है आपको ऐसी परफेक्ट कंपनी में लगाना है जो आपको रिटर्न भले ना दे रही हो पर आपके पैसे को सेव कर रही हो और आपको डिविडेंड दे रही हो। तो थोड़ा सा समझो, मुझे लगता नहीं कि ये कंपनी बहुत जल्दी में सुधर जाएगी। और लगातार अगर इसका शेयर बढ़ गया तो फिर हम फंडामेंटल देख लेंगे, क्योंकि फंडामेंटल बढ़ेगा अच्छा होगा, यानी कि सेल बढ़ेगी, उससे शेयर भाग रहा तो चलो हो सकता है भाग रहा है। अब सेल वही है और फिर भी शेयर भाग रहा है तो फिर कौन आ जाएगा? ऑपरेटर फिर आ जाएंगे हमें बताने के लिए। तो मेरा मकसद क्या है, आपको रूबरू कराना, क्या अच्छा क्या बुरा है। मैं नहीं बता सकता कि अब 5 से ये 100 पे जाए, 10 पे जाए, 20 पे जाए, पर आशा करता हूँ कि जो बता रहा हूँ सच्चे
एनालाइज करके बता रहा हूँ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति है मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।